ध्यान दो बेटा। चैप्टर सर्कल और 40 क्वेश्चन करेंगे ट्यूशन की बुक से। उसके बाद एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के 80% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी में। बाकी तो बच जाएंगे, वो एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? पढ़ो। सर्कल की थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। 90% तो यही थ्योरम ही आ जाती है पेपर में। लेकिन ये थ्योरम प्रूव करनी सीखेंगे, और ये थ्योरम प्रूव करनी बेटा ट्रायंगल चैप्टर से आएगी। 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल की पढ़ी थी। 10th में भी आपने ट्रायंगल पढ़ा। स्टार्ट करते हैं। पढ़ो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लाइन चलती रहेगी। ये लाइन आपको अच्छे से रटनी है, भूलनी नहीं है। हर क्वेश्चन में मैं बोलूंगा, आप सब मिलकर रिपीट करोगे लाइन, तभी याद होगी धीरे धीरे। ठीक है? क्या है क्वेश्चन? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन के कहने का मतलब, यहाँ पे बात हो रही है एक सर्कल की। सर्कल बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को टच करके निकल जाती है लाइन एक पॉइंट पे। ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो पॉइंट पे टच कर दे, क्योंकि अगर सर्कल को दो पॉइंट पे किसी लाइन ने टच कर दिया तो वो लाइन टेंजेंट नहीं, वो लाइन कोड बन जाती है। और अगर वो कोड सबसे बड़ी होती है तो फिर वो डायमीटर बन जाती है। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बनेंगे। अगर सर्कल को एक लाइन एक पॉइंट पे टच करेगी तो वो लाइन कौन सी होगी? टेंजेंट की लाइन। इस लाइन का नाम होता है टेंजेंट, अगर ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करने की कोशिश करेगी तो फिर सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगी वो। इसका मतलब वो सर्कल के अंदर से पास हो जाएगी और वो लाइन बन जाएगी कोड। और अगर कोई लाइन, अगर किसी सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कोई कोड होती है तो उस कोड का नाम होता है डायमीटर। ठीक है? तो ये हमारे अभी काम का नहीं है, जब एमसीक्यू में बात उठेगी तब करेंगे। अभी हमारे काम की बात हो रही है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट की लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बेटा एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, और इंटरनल पॉइंट मतलब जो सर्कल के अंदर होता। तो आप कहीं इंटरनल पॉइंट वर्ड तो पढ़ोगे नहीं, लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट चलता रहेगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो उस टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। मतलब ये कह सकते हो कि ए बी लाइन और बीसी लाइन इक्वल है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, और बाकी सारे क्वेश्चनों में इस प्रूफ का बेनिफिट उठाना। ठीक है? अभी कैसे प्रूव करेंगे इसे? बेटा यहाँ पे सर्कल के बीच में क्या होता है? एक सेंटर, जिसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। बेटा अगर सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर टच हो गई तो वहां बन जाता है रेडियस। चाहे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच हो जाए सेंटर से लाइन, वो रेडियस बन जाता है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। और अगर रेडियस टेंजेंट पे टच हुआ तो 100% वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको याद रखना। रेडियस और टेंजेंट जहां भी टच हो गए वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, हमेशा फिक्स है। और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं ज्वाइन? ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए बी और बी सी इक्वल है। बेटा बाहर वाला पॉइंट का नाम सी दे रखा है, तो फिर सेंटर का नाम ओ दे दो। सेंटर के पॉइंट को नाम ओ दे दो। ठीक है? अभी लिखो गिवन क्या है हमें। कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा वो हमने प्रूव करना। गिवन में तो कुछ मिला ही नहीं वैसे। ठीक है? नहीं बेटा, यहाँ लिखा है थ्योरम। थ्योरम का मतलब शो दैट, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट जो ड्रॉ होंगे एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल है। ये आपने थ्योरम प्रूव करके दिखाना है। ठीक है? हाँ।
हाँ तो बेटा यही मान लो। ए बी एंड बी सी इज ए टेंजेंट विच टचेस सर्कल एट, कहाँ पे टच कर रहे हैं, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए बी और बी सी, बेटा हाँ ए और सी पे, बी पे नहीं कर रहा टच, सी पे कर रहा। पहले ए बी नाम है, ए बी ए पे टच कर रहा है और बी सी सी पे टच कर रहा। ठीक है। चलो बेटा आगे ध्यान दो। आगे क्या कह रहा है? टू प्रूव या कंस्ट्रक्शन जो भी पहले लिख लो। टू प्रूव में आपने प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। कंस्ट्रक्शन में लिखो जॉइन ओ ए और ओ ए परपेंडिकुलर कहाँ पे हुआ है? साथ साथ लिख लो ओ ए परपेंडिकुलर ए बी। ऐसे ही जॉइन ओ सी और ओ सी परपेंडिकुलर हुआ है बी सी पे। और बेटा ऐसे ही जॉइन ओ बी। ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी, बेटा इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सिंपल है देखो, ओ ए इक्वल टू रीजन रेडियस, ओ ए इक्वल टू ओ सी रीजन रेडियस, ओ बी इक्वल टू ओ बी रीजन कॉमन, और ए बी इक्वल टू ए सी। ये हमने प्रूव करना, ये मत ले लेना गलती से। 90 ले लो। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और अगर 90 आ गया तो पहले ये चेक करो कि आर एच एस होने लगी। बेटा 90 आया, राइट एंगल, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज आपने कॉमन ले ली और एक साइड रेडियस निकल गई, तो फिर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के। बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ऐसा हो गया तो ए बी इक्वल टू बी सी हो गया बाय सी पी सी टी। करो नोट बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। बेटा पहले सर्कल, पहले ट्रायंगल बना लो। ठीक है बेटा, ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल के अंदर कह रहा है सर्कल बनाओ।
ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन गया। आगे क्या कह रहा बेटा, क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ ए इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की नेमिंग करो, ए बी सी। ट्रायंगल की नेमिंग के बाद इसकी नेमिंग करो, डी ई एफ। आगे कह रहा है द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर। बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। ये रहा, यहां पे वर्ड आया था, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या था कि क्वेश्चन ने कहा था प्रूव दैट बेस को बाइसेक्ट करना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। बेस बीसी था और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी था, और बाइसेक्ट करने के बाद क्या प्रूव किया था हमने, बीडी इक्वल टू सीडी। अब क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है, यहां पे सेम वर्ड आया। क्वेश्चन कह रहा है द सेगमेंट इनटू वन साइड, कोई भी एक साइड मान लो, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम बीसी मान लेते हैं, बीसी डिवाइड हुआ किससे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी से। और डिवाइड होने के बाद जो साइड आई है वो आई है 6 और 8, मतलब एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ हो गया 8। ये क्वेश्चन कह रहा है सेंटीमीटर में। आगे कह रहा है डिटरमाइन द अदर टू साइड, बाकी की दो साइडें निकालनी है, मतलब निकालना है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी निकालना। और बेटा क्वेश्चन ने हमें रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर, ये आपकी हेल्प करेगा ए बी और ए सी फाइंड आउट करने में। बट अभी प्रॉब्लम ये है, कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा होगा एक्स मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं एक्स, है ना। नहीं चल रहा तो फिर मान लो, गलत चल रहा है आपके माइंड में, एक्स ही मानेगा बेटा। ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। बेटा ये 6 है तो ये 6 हो गया, ये 8 है तो ये 8 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है ए बी और ए सी निकालना, अगर एक्स आ गया तो। लेकिन एक्स नहीं आएगा आसानी से, क्या करना पड़ेगा, रेडियस से हेल्प लेनी पड़ेगी। और रेडियस कैसे हेल्प कर सकता है, रेडियस बनेगा परपेंडिकुलर। यहां पे एक पॉइंट आएगा ओ, ओ से करेंगे ज्वाइन ओ डी, ये बन गया परपेंडिकुलर। लेकिन किसका, परपेंडिकुलर तो ट्रायंगल का होता है, और ट्रायंगल पे पूरा परपेंडिकुलर बना नहीं, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनेगा, फिर से बनेगा ट्रायंगल। अगर हम ज्वाइन कर दे बी ओ और ओ सी को तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इससे एरिया किसका निकलेगा, ट्रायंगल ओबीसी का। एरिया निकालना है, निकालना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है, हाइट कितनी है ओडी, ओडी क्या है, ओडी गाड़ी थोड़ी है बेटा, ओडी 4 है, रेडियस है, ओडी रेडियस है आपको गिवन है बेटा, और ये 4 है। बेटा अगर यहां 4 है तो फिर यहां भी 4 होगा, ये भी रेडियस है, और यहां भी 4 होगा। तो बेटा ए ओ को भी ज्वाइन कर दो। अब आपको यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और वो ट्रायंगल दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहला ट्रायंगल, दिखा, इसमें बेस क्या है 8 + x, और हाइट क्या है 4, परपेंडिकुलर, रेडियस है जो हमारा, वही हाइट है। दूसरा ट्रायंगल दिखाऊंगा, देखो इस ट्रायंगल में बेस क्या है 6 + 8, और हाइट। तीसरा ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में बेस क्या है और हाइट। इस तरीके से आप 3 अलग अलग ट्रायंगल के एरिया निकाल के तीनों को ऐड कर दोगे, जिससे आ जाएगा पूरे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। पर एरिया निकालोगे तो वो तो एक्स की फॉर्म में आ रहा है, फिर एक्स कैसे आएगा, एरिया को इक्वेट करवाएंगे एक्स, सॉरी एरिया को इक्वेट करवाएंगे एरिया से, और दूसरा एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का है बेटा, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक में लास्ट सेकंड क्वेश्चन यही है, और इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होएगा जो हमने 9th में पढ़ा था। आपको याद है हीरोन्स फॉर्मूला, चलो फिर बताओ। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल का पूरा पेरीमीटर जो बार बार की साइडों का सम है, अगर उसका हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। और ट्रायंगल की बार बार की साइडों का सम कितना है, नीचे वाली साइड कितनी 14, ये वाली साइड
8 + x, ये वाली साइड 6 + x। और अगर सेमी पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो डिवाइड बाय 2। बेटा 8 + 6 14 + 14 28, और x कितने घूम रहे हैं, डिवाइड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन लेके कट करना, कोई ऐसे नहीं कट करेगा 2 से 28, गलत हो जाएगा। 2 कॉमन लिया, 14 + x डिवाइड बाय, तो सेमी पेरीमीटर आ गया 14 + x। इतना आने के बाद अब बेटा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होएगा, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में पूरे में। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, S - A S - B। बेटा यहाँ पे ए बी सी आप पहले ही मान लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ ए लिख रहा हूं, ए है 8 + 6, कितना आया 14 आ गई। स्मॉल बी है बेटा 8 + x, और स्मॉल सी है बेटा 6 + x। तो ये ए बी सी है जो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। चलो एस आपने निकाल लिया, एस है 14 + x, ब्रैकेट में डाल के लिखना, ऐसे नहीं घूमना चाहिए कुछ भी। अगला एच की वैल्यू फिर से 14 + x माइनस लगा के ए कितना है 14, ब्रैकेट में डाल के लिखना माइनस के बाद की सारी टर्म, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, फिर से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, एच की वैल्यू 14 + x, और फिर से माइनस लगाना है तो ब्रैकेट के बाद लिखेंगे बेटा, माइनस लगा के ब्रैकेट, और बी की वैल्यू 8 + x। बड़ी ब्रैकेट क्लोज, फिर से बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, एस की वैल्यू 14 + x माइनस, और सी की वैल्यू क्या है 6 + x। और बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा यहां पे पहुंचे, एस की वैल्यू फिर से लिखेंगे, रूट में 14 + x आया था सेम। अगली ब्रैकेट जब आपने कैलकुलेट की तो 14 से 14 शहीद हो गया, क्या बचा x बच गया। अगली ब्रैकेट यहां पे जब आपने माइनस किया तो x से x के शहीद हो गया, साइन चेंज करोगे माइनस का x हो गया ना, तो 14 - 8 कितना 6 बच गया। आगे अगली ब्रैकेट में x से x फिर से शहीद, क्या बचा 14 - 6 8। बेटा इसको मल्टीप्लाई मत करना, बेवकूफी होती है, इतने भी रोको। 6 और 8 मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, इससे ज्यादा मत करना, या फिर नहीं करना तो यहीं पे छोड़ दो। आगे बढ़ेंगे, दूसरे वाले पार्ट से एरिया निकालेंगे। एक पार्ट से पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, और 3 अलग अलग पार्ट से जो हमने रेड ब्लू और व्हाइट सर्कल बनाया है, व्हाइट ट्रायंगल बनाया है, उन तीनों ट्रायंगल के अलग अलग एरिया निकाल के ऐड भी करेंगे। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्वल टू 3 ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले ब्लू वाला लिख लो ए ओ। बेटा यहां पे जो पॉइंट है उसका नाम ओ है, ए ओ बी, और ए ओ बी में ऐड करेंगे कौन सा वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो ए ओ बी के बाद रेड वाला, और बी ओ सी के बाद व्हाइट वाला AOC। अगर इन तीनों का एरिया ऐड कर दिया तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बेटा इसमें हाफ इंटू बेस, AOB में बेस कितना, क्या है बेस ब्लू वाले ट्रायंगल में 6 + x, और हाइट कितनी है 4। इस वाले में हाफ इंटू BOC में बेस बोलो 14, और हाइट 4, प्लस इस वाले में हाफ इंटू बेस
8 प्लस एक्स, और हाइट बेटा जहां भी एक से ज्यादा वैल्यू ब्रैकेट लगाना, 6 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स पे। पूरे में देखो 2 से 4 कट रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। कट करने के बाद यहां पे 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया, यहां भी 2 आ गया। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है फिर? 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स, उससे ऐड हो रहा है 14, उससे भी ऐड हो रहा है, ये तीनों ऐड हो गए। 2 बार ऐसे गए, ऐसे ऐड किया। 8 प्लस 6 कितना? 14 प्लस 14 28 प्लस एक्स प्लस एक्स। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 बार कॉमन निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा, अंदर बच गया 14 प्लस एक्स। दो ट्रायंगल के एरिया निकल चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक बार, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दूसरी बार। दोनों को हमने निकाला अलग अलग मेथड से, दोनों को इक्वल कर देंगे। एक का आंसर आया था ये, और एक का आंसर आया ये। अब बारी है दोनों को इक्वल करने की। चलो लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की वैल्यू आई थी रूट के अंदर, क्या आई थी? 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, और इक्वल टू यहां वैल्यू आई थी 4 इंटू 14 प्लस एक्स, ये आ रही है बेटा। ठीक है, एक एरिया ये आया था और एक हमने ऊपर लिख रखा था, इसका कंक्लूजन। दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटाओ। जब आपने स्क्वायरिंग करी तो यहां तो बिना रूट की टर्म सेम आ गई, 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और 14 प्लस एक्स का हो गया होल स्क्वायर। बेटा कुछ समझदार बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे, आप ये गलती ना करें, ठीक है? 14 प्लस एक्स वहां शिफ्ट करो, यहाँ पे एक्स को छोड़ के सबको उधर ले दो। 16 सेम, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 गया नीचे, 8 गया, और गया साथ में 14 प्लस एक्स। क्या क्या शिफ्ट किया? सिर्फ एक्स को छोड़ के, बाकी सब उधर। 14 प्लस एक्स कट, 4 के टेबल पे 4 टू द 8, 4 4 द 16, 8 के टेबल पे पूरा भी कट कर सकते था। 8 1 द 8, 8 टू द 16, नीचे बच गया 3, 3 को इधर ले आओ वापस। 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स इधर आके माइनस हुआ, 2x इक्वल टू 14, और x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू 7 आने के बाद आपको फाइंड आउट करना था ए बी और ए सी। वापिस आ जाओ बेटा, ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है ए बी और ए सी। एक्स की वैल्यू 7 है और ए बी क्या बना है? 6 प्लस एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू 7 डाल दो। करो बेटा, ए बी बना है किससे? 6 प्लस एक्स से, और एक्स क्या निकाला आपने? 7, तो यहां पुट करके वैल्यू निकाल लो। तो ए बी की वैल्यू आ गई 13। और क्या निकालना था? बी सी। बी सी क्या है? 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 7, तो बी सी की वैल्यू आ गई 15। ये आंसर आ गया बेटा। ए बी और ए सी आएगा, हाँ बेटा इसका नाम ए सी है। इसका नाम ए सी है। और क्या पीछे से आवाज आ रही है? एसी से पानी गिर रहा?
ठीक है बेटा, AC की वैल्यू ज्यादा आई है ना, इसलिए नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल बना लो सेंटर O के साथ, टेंजेंट बाद में बना लेगा। ये हो गया एक सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है टू टेंजेंट TP एंड TQ ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। सेंटर को नाम दे दो O, और आपको बनाने हैं दो टेंजेंट TP और TQ। मतलब पॉइंट कौन सा वाला बाहर है, T बाहर है, और P और Q कहां पे है, सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर। यहां पे हो गया T पॉइंट, यहां पे हो गया P पॉइंट, यहां पे हो गया Q पॉइंट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, उसने खुद ही बता दिया T एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वैसे भी आपको पता लग रहा था। आगे कह रहा प्रूव दैट PTQ। बेटा PTQ मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है, इस पूरे एंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्वाइस होना चाहिए OPQ के, मतलब इस वाले के। मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला एंगल है, ये डबल है इस वाले एंगल का। हाँ बेटा ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, OPQ बोला ना, तो OPQ। एक काम करो, इस एंगल को नाम दे दो एंगल 1, इसको नाम दे दो 2, और इस वाले को देना 3, और एक बेटा एंगल यहां पे लो, एक एंगल ये वाला ले लो 4। हाँ बेटा ये बना लो फटाफट जल्दी से सारे। अभी क्या करेंगे, यहां पे लिखो वी नो दैट, पहले तो लाइन ऐड करो बेटा, लिखो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बेटा एंगल साइड्स इक्वल करो, TP इक्वल टू TQ, रीजन टेंजेंट फ्रॉम T। और भी कुछ बन रहा है ऐसा, नहीं बन रहा बेटा। इसके यूज से आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल TPQ आइसोसेलेस है। ट्रायंगल TPQ आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि TP इक्वल टू TQ हो गया, तो एंगल 3 और 4 आपस में कैसे एंगल हो गए, रीजन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये भी लिख सकते हो। बेटा एंगल 3 4 इक्वल हो चुके हैं। अब करो एंगल 1 + 3 + 4 का सम। अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल आप ले रहे हो तो तीनों का सम, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। और बेटा एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो आप 4 की जगह 3 लिख लो। 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 एंगल 2 के टच में है, और एंगल 2 OPQ है जो आपको प्रूव करना। तो यहां पे 4 की जगह पे एंगल 3 लिख लो, डन। अब ये हो गया एंगल 1 + 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180। यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लो, या एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो। एंगल 3 नहीं चाहिए ना हमें, जो नहीं चाहिए उसकी वैल्यू निकालेंगे। हमें कौन से एंगल चाहिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग TPQ जो एंगल 1 है, सॉरी TPQ जो एंगल 3 है, PTQ कह रहा है, TPQ नहीं, PTQ एंगल 1 है, और OPQ एंगल 2 है। तो हमें 1 और 2 चाहिए, तो 1 और 2 चाहिए, तो 3 का काम नहीं है, 1 को उधर ले जाओ। ये हो गया 180 माइनस एंगल 1। आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है ना, जो एंगल हटाना होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
एंगल 3 आ गया 180 माइनस एंगल 1 पूरे के डिवाइड बाय 2 को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो। ये हो गया 180 बाई 2 माइनस एंगल 1 बाई 2। तो एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 माइनस एंगल 1 बाय, यहां से 3 की वैल्यू निकाल ली, दूसरे वाले पार्ट से भी निकालेंगे। दूसरा वाला पार्ट क्या है बेटा, 2 प्लस 3 का सम कितना होगा बेटा? पी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां रेडियस ज्वाइन हुआ है टेंजेंट के साथ, तो 2 प्लस 3 का सम 90 होगा बेटा। 2 प्लस 3 का सम 90 होगा, क्योंकि यहां पे रेडियस और टेंजेंट मीट कर रहे हो। तो बेटा यहां से भी एंगल 3 की वैल्यू निकाल लो, 90 माइनस एंगल 2। अब दोनों 3 को इक्वेट करवा दो, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3। पहले वाले एंगल 3 की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 1 बाई 2, दूसरे वाले एंगल 3 की वैल्यू है 90 माइनस एंगल 2। बेटा 90 से 90 कट कर लो। बेटा मैंने बताया ना आपको, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां टच होते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां भी बना है। और अगर मैं इस पूरे को मार्क करूं तो यहां भी 90 है। हमेशा हमेशा रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं वो पूरा एंगल 90 का होता है। तो 2 प्लस 3 90 था, 3 की वैल्यू निकाल ली, 90 माइनस 2, दोनों 3 इक्वेट करवाए, दोनों तरफ 90 पॉजिटिव क्या है कट, अगले स्टेप में दोनों तरफ नेगेटिव कट। और एंगल 1 नीचे वाला 2 उधर गया तो 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 1 का नाम लिख लो PTQ, एंगल 2 का नाम लिख लो OPQ। मैच हो गया? यही प्रूव करना था आपको। ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बेटा एक सर्कल बना लेते हैं और इस पे एक कोड बना लेते हैं। ठीक है बेटा, बना लो। हाँ जी बेटा, कह रहा है PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। और कह रहा है लेंथ द टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। टेंजेंट बनाओ पहले P से, P से टेंजेंट बनाओगे, एक टेंजेंट यहां हो गया और एक टेंजेंट यहां हो गया। और बेटा कह रहा है टेंजेंट P और Q, और कोड का नाम भी PQ था, तो यहाँ P नाम दे देते हैं, यहाँ Q नाम दे देते हैं। और कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है T पॉइंट पे, ये हो गया T। और क्वेश्चन ने आपको इसके अलावा ये भी बोला है कि PQ की लेंथ 8 है। बेटा PQ की लेंथ अगर 8 है और क्वेश्चन ने बोला रेडियस 5 है, तो रेडियस बना लेते हैं यहां से यहां तक। ये रेडियस आपको 5 दिया हुआ, बेटा इसे O नाम दे दो और O को ज्वाइन कर दो T से। और इसको नाम दे दो R। और बेटा एक्सटर्नल पॉइंट T अगर O पॉइंट से मिलेगा तो 8 सेंटीमीटर कोड के दो टुकड़े हो जाएंगे, 4 और 4। लेकिन कैसे? रीजन ये 4 हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको फुल एक्सप्लेन करेंगे। आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देना, ठीक है? उससे भी हो जाएगा।
यहां पे बेटा 90 डिग्री का एंगल बना। अच्छा 90 कहाँ का बने उस पर भी फोकस करो। एक 90 बना है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यहाँ हमेशा 90 बनता है। एक 90 यहाँ बना है, जब ये लाइन इसको कट कर रही है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन गए ये सारे। ठीक है, नहीं उसकी नीड नहीं पड़ेगी बेटा। अभी 8 सेंटीमीटर के दो टुकड़े 4 4, ये प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेता। कैसे बेटा? सबसे पहले तो लिखो वही लाइन, वी नो दैट, और साथ साथ बोलो भी, रिपीट करना, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब बेटा लिखो टीपी इक्वल टू टी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम टी। अब ले लो दोनों ट्रायंगल अलग अलग, इन ट्रायंगल टीपीआर एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। बेटा एक छोटा सा डाउट आता है बच्चों को, सुनो। आर पे 90 है, क्या पी पे भी 90 है? क्या हमारा ट्रायंगल जो टीपीआर है उसमें दो 90 है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पी का पार्ट आ रहा है वो 90 से कम आ रहा, ध्यान रखना। 90 सिर्फ टीपीआर में एक है आर पे। अगर बात करते टीपीओ की तो फिर पी पे 90 होता। अगर ट्रायंगल टीपीओ की बात करते तो फिर पी पे 90 होता, क्योंकि पूरा ओपी और पूरा टीपी दोनों आपस में ज्वाइन हुए हैं। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया पी पॉइंट पे, और यहाँ पे 90 हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पे करेंगे बेटा आरएचएस से हो जाएगा। एक तो आपको 90 लेना है एंगल आर पे दोनों में, ईच 90 डिग्री। दूसरा आपको टीपी इक्वल टू टी क्यू दिया हुआ, टेंजेंट फ्रॉम टी। और तीसरा, तीसरी की साइड कौन सी होगी? बेटा टी आर कॉमन, तो आर एच एस अप्लाई हो गया। आर का मतलब राइट एंगल ये रहा, राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल है टेंजेंट फ्रॉम टी की वजह से, और कोई एक साइड होनी चाहिए, चाहे वो ये हो, ये है नहीं, लेकिन टी आर है कॉमन। तो ट्रायंगल टी पी आर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के बाय आर एच एस। तो फिर बेटा पी आर इक्वल हो गया किसके? पी क्यू के। और पूरा पी क्यू कितना था? 8। तो फिर पी आर और पी क्यू कितना हो गया? 4। ये सारा हमने इसको 4 शो करने के लिए किया। ये 4 होने के बाद आप ट्रायंगल ओ आर पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। बेटा आगे का सिनेरियो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ पूरा, उसके बाद करेंगे ताकि आपको क्लियर होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया 4 4 करने के लिए। अब यहाँ पे टोटल मिला के 3 ट्रायंगल है जिन पे हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी। एक ये छोटे वाला पी आर ओ, इसमें लगाएंगे इधर वाले में। दूसरा फिर लगाएंगे पी आर टी वाले में, और तीसरा इन दोनों को ज्वाइन करके लगाएंगे बड़े ट्रायंगल में, इस पूरे में। ठीक है, सबसे पहले लगा रहे हैं पी आर ओ में, या ओ आर पी बोल लो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 कहां पे है? आर पे। पी आर ओ में आर पे 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा? ओपी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब ओ आर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब पी आर। बेटा ये पी आर इक्वल टू आर क्यू है। अभी आगे ध्यान दो,
अभी कह रहा है बेटा ओपी, ओपी आपको पता है कितना है? 5 का स्क्वायर। ओ आर, बेटा ओ आर को मान लो यहाँ पे एक्स, और साथ साथ इस पार्ट को भी मान लो वाई। ओ आर की जगह लिख लो एक्स का स्क्वायर, और पी आर, पी आर क्या है? पी आर कितना दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर। 16 इधर आके माइनस होएगा तो 25 माइनस 16 9 हो गया, और 9 किसका स्क्वायर? तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसके बाद दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। दूसरा वाला ट्रायंगल है पीआरटी में, आपको पीटी को भी कुछ मानना पड़ेगा बेटा। सुनो, तीसरा एलिमेंट मानने से बढ़िया यहां पे जो x है ना, इसको यहां से हटा लो। x आप इसको मान लो, जिससे तीसरा वेरिएबल नहीं आएगा, वरना बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगी क्वेश्चन में। वहां पे तो बेटा उसको ओ आर ही रहने दो, ओ आर हमने फाइंड आउट करना है वैसे भी, और ओ आर निकल भी आया साथ साथ। तो ये ओ आर था, ओ आर फाइंड आउट हुआ है। ओ आर आ गया 3। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 जो आया है, ताकि जब बड़े ट्रायंगल में लगाओ तो आपको इजी रहे। अगला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल टीआरपी। बेटा इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है? टीपी। 90 आर पे है ना, आर के सामने पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। बेटा पीटी स्क्वायर को हमने माना है एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। पी आर को माना है बेटा हमने 4, 4 दिया हुआ है आपको, तो ये हो गया 16, और आर टी है वाई, तो ये हो गया वाई का स्क्वायर। ठीक है, हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है टीपी एक्स, तो यहां से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बेटा आपको x निकालना है ना। सुनो, पहले y आएगा इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट x नहीं आता। इतने पे ही छोड़ दो, अभी आगे जैसे नीड होगी उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। अभी इतने पे ही छोड़ देते हैं। वाई स्क्वायर निकालना होगा, वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर निकालना होगा, एक्स स्क्वायर, एक लाइन छोड़ देना। अगले पे आ जाओ, दूसरे ट्रायंगल पे। ट्रायंगल कवर हो चुके हैं, एक ये हुआ था, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा बड़ा ट्रायंगल लेने वाले हैं ओपीटी या टीओपी, कुछ भी नाम लिख लो, इन ट्रायंगल टीओपी। बेटा अब यहां पे 90 कौन सा? अब P पे 90 है, तो P के 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज बोलो, OT। और बेस हो गया PT स्क्वायर मान लो, और परपेंडिकुलर मान लो इसको OP को। बेटा OT है y+3, PT है x, तो x का स्क्वायर, और OP है 5, 5 का स्क्वायर 25। बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, और y+3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 2 × 3 × y 6y। और यहाँ पे जब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू साथ साथ प्लेस करोगे तो वो वैल्यू आ रही है 16 + y² प्लस 25। दोनों तरफ सेम होके कट क्या हो गया, y² कट हो गया। 6y ऐसे का ऐसे, 25 और 16 ऐड किए तो -9, ये हो गया 32 कट किया तो 16/3 आ गई y की वैल्यू। लेकिन हमें निकालना था x, y की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को यहां पे प्लेस कर दो। ये लिख लेते हैं x² = 16 + y², x² सेम, 16 सेम, y की वैल्यू 16/3 है, स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256/9। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 144 + 256/9, ऐड करने पे हो गया ये 400/9। और बेटा जब आप x का स्क्वायर उधर शिफ्ट करोगे तो 400 का रूट 20, 9 का सेंटीमीटर, यही आंसर मिलेगा आपको। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। रीड करो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए सर्कल टचेस द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। तो बेटा पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक सर्कल बनाना, इसमें एक सर्कल बना लो। बन गया बेटा सर्कल। नेमिंग कर दो ABCD, और ABCD के बाद कह रहा है PQRS, तो AB पे हो गया PQRS। और इसके बाद कह रहा है शो दैट द एंगल्स obtained एट द सेंटर बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। बेटा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। करना क्या है ये समझो, पहले लाइन का मतलब समझो क्या है। लाइन का मतलब है एक सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है, जिन पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के PQRS। और उसके बाद कह रहा है शो दैट द एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंड का मतलब है कि एंगल बनेंगे एट द सेंटर। कहां पे बनेंगे, एट द सेंटर का मतलब सेंटर पे बनेंगे, बाय ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइडों से बनेंगे। अगर एक एंगल AB से बना तो दूसरा कहां से बनेगा, CD से, अपोजिट साइड से। तो हम यहाँ पे सेंटर O मान लेते हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि AB से जो एंगल बना और CD से जो एंगल बना वो एंगल कैसे है, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम 180 है। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल हैं उनका सम 180 है। बेटा एक काम करो, एक कंस्ट्रक्शन और करो इसके अलावा, ज्वाइन कर रहे हैं OR, OP, OS और OQ, इन सबको ज्वाइन कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने जो हमें बोला था कि अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल का सम 180 है, उसका मतलब ये है कि एक एंगल यहाँ पे ये वाला और इसके साथ ये वाला, ये दोनों एंगल कैसे बने हैं, CD साइड से। और नीचे वाला एंगल ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिला के किससे बने हैं,
ए बी साइड से आपको प्रूव करना है कि इन चारों का सम, 1 2 3 4, चारों का सम 180 है। और दूसरा, इस लाइन का मतलब एक ये भी बनता है कि ए बी सी डी का सम तो 180 है ही, ए बी सी डी से बनने वाले एंगल का, बी सी और ए डी से बनने वाले एंगल का सम भी 180 है, क्योंकि ये भी तो अपोजिट साइड है। तो मतलब एक एंगल ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के 180 है। तो बेटा पहले ना इनकी नेमिंग कर देते हैं हम। बेटा फिगर तो बना ले, पहले लाइन लिखने की जल्दी है। 1, ये एंगल नाम दो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब का सम मिला के कितना होगा 360। और हमें प्रूव करना है कि 1 2 और 5 6 का सम, 1 2 और 5 6 का सम 180 है, और 3 4 और 7 8 का सम 180 है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे। तो बेटा लाइन लिखनी है सबने बोल बोल के, ठीक है। लिखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal. Once more, we know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. चलो लिख ली सबने। अब आगे बेटा टेंजेंट इक्वल कर देते हैं। देखो जरूरी नहीं है कौन सा टेंजेंट इक्वल किसके करना है, कोई सा भी रैंडम ऑर्डर में कर लो जो जो टेंजेंट है। बेशक पहले ए से शुरू कर लो, ए से ले लेते हैं। ए पी इक्वल टू ए एस, टेंजेंट फ्रॉम ए। वैसे काम तो हमारे बेटा एक ही आएगा, बस कोई भी एक, लेकिन हम सारे लिख लेते हैं अभी क्योंकि बाकी हम सिमिलरली कर लेंगे ना। बीपी, बीपी के साथ कौन सा, बीक्यू। अच्छा बेटा बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं इस बात में कि पहले एपी लिखे या एएस लिखे, बीपी लिखे या बीक्यू लिखे। तो आप ये फिक्स कर लो हमेशा के लिए कि हम इधर वाली साइड के पहले लिखेंगे, नीचे और ऊपर वाली के इस तरफ, और बाकी लेफ्ट और राइट के हमेशा राइट साइड। तो हमने इसका एपी लेफ्ट साइड लिख लिया, बीपी भी लेफ्ट साइड लिख लिया, ऊपर वाले का डीआर लेफ्ट साइड पे, तो डीआर किसके इक्वल, ये राइट साइड पे, और सी आर इक्वल टू सी क्यू। पर ऐसे लिखने का अभी कोई फायदा नहीं, बट कोई लॉस भी तो नहीं है। जिन क्वेश्चनों में फायदा होता है वहां पे ऑलरेडी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो आप एक ही फिक्स कर दो कि ऐसे ही लिखेंगे हर बार। टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम डी, और टेंजेंट फ्रॉम सी। ये सब हो गया बेटा। अब हमने 1 2 5 6 का सम करना है। तो बेटा सबसे पहले ना देखो, अगर हम सबका सम करेंगे तो 360 आएगा, जिसमें एंगल कौन कौन से आएंगे, 7 8 और 3 4 भी। लेकिन हम पहले काम कर रहे हैं 1 2 5 6 को ऐड करने पे, तो इसका मतलब 7 8 और 3 4 हमें हटाने पड़ेंगे। तो बेटा हम 1 और 8 एंगल को इक्वल बना लेते हैं ताकि 8 को हम क्या लिख सकें, एंगल 1। ऐसे ही हम 2 और 3 को इक्वल बना लेते हैं ताकि हम 3 को लिख सकें एंगल 2, जिससे 8 और 3 हटके 1 2 में बन जाएंगे, 4 और 7 हटके 5 6 में बन जाएंगे, जिससे हम निकल आएगा 1 2 5 6 का। तो बेटा सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ सी आर एंड ट्रायंगल ओ सी क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर लो। बहुत इजी है बेटा, तीनों साइड से हो जाएंगे इक्वल। देखो ओसी ओसी कॉमन, और यहां पे सी आर ओ और वहां से सी क्यू ओ, कैसे एंगल है,
90। एंगल क्यों ले रहे हो? मैंने बोला साइड से कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। सी आर इक्वल टू सी क्यू क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सी। और बेटा इसके अलावा तीसरी साइड बच गई ओ आर और ओ क्यू, वो क्या है? रेडियस। तो बहुत इजीली बेटा बाय साइड 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 से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है ना, तो 1 और 8 इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। सिमिलरली ऐसे लिख लो, ऐसे ही ट्रायंगल कौन से इक्वल हो जाएंगे? ओडीआर और ओडीएस। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलरली सिमिलर हो गए तो फिर इससे कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे? एंगल 2 और 3। ऐसे ही ट्रायंगल ओ ए एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए पी के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। और ऐसे ही बिल्कुल सेम ट्रायंगल ओबीपी और ओबीक्यू इक्वल हो जाएंगे। और इससे एंगल 6 और 7 इक्वल हो जाएंगे। यहां तक आ गया समझ? अब बेटा अब लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। 360 हो गया बेटा। और इन सब का सम अगर 360 हो गया तो बेटा अब जो प्रूव करना है उस पर फोकस करना। अपोजिट साइड्स का अपोजिट साइड से बनने वाले एंगल का सम 180, मतलब 1256 को छोड़ के सबको चेंज कर दो। 1 चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 चाहिए। 3 को क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे एंगल 2। एंगल 4 को एंगल 5। एंगल 5 चाहिए, एंगल 6 भी चाहिए। एंगल 7 को लिख लेंगे एंगल 6। और एंगल 8 को लिखेंगे एंगल 1। अब देखो सारे एंगल डबल हो गए, तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 और 2 टाइम्स एंगल 6। और इन सब में से हमने 2 कॉमन निकाल के वहां डिवाइड कर दिया। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू आ गया 180। तो बेटा अपोजिट साइड्स का सम प्रूव हो गया सप्लीमेंट्री। और इसी के साथ साथ आपको इनको चेंज करके बाकी वाली भी साइड से शो करना है, इस साइड से 3 4 और 7 8। तो इनको चेंज कर दो डायरेक्ट। 1 को लिख लो, 1 किसके इक्वल है? हाँ, 1 था बेटा 8 के इक्वल
और एंगल 2 था 3 के इक्वल, और एंगल 5 था 4 के इक्वल, और एंगल 6 है 7 के इक्वल। देखो बेटा एंस प्रूव्ड। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर एल एम आर टू पैरेलल टेंजेंट ए एंड बी। बेटा क्वेश्चन में लिखा है एल एम आर टू पैरेलल टेंजेंट। बेटा एक ये टेंजेंट है एल और एक ये एम, इनकी बात हो रही है। एट ए एंड बी टेंजेंट कहाँ पे है? ए पे और बी पे, जहां पे सर्कल को टच करते हैं वहां पे टेंजेंट होते हैं। द टेंजेंट एट सी मेक्स एन इंटरसेप्ट डीई। बेटा टेंजेंट सी जो है वो कैसे बना है? डीई इंटरसेप्ट से बना, बिटवीन एल एम। बिटवीन एल एम क्यों? क्योंकि डी पॉइंट एल लाइन के ऊपर है और ई पॉइंट एम लाइन के ऊपर है, इसलिए बोला बिटवीन एल एम। प्रूव करना आपको डी एफ ई 90 डिग्री का है, मतलब आपको यहां पे 90 डिग्री प्रूव करना। ठीक है बेटा, गिवन लिखना है तो लिख लो, वरना प्रूफ में ही लिख लेना कंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करो, उसी लाइन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा लिखो। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। फिर से रिपीट करो। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हमें इस लाइन के बाद टेंजेंट इक्वल करने हैं। ए डी इक्वल टू ए सी कर दो। डी पॉइंट है ना बेटा एक्सटर्नल, तो लिखो डी ए इक्वल टू डी सी। रीजन क्या दोगे? टेंजेंट फ्रॉम डी। और बेटा दूसरा टेंजेंट दिख रहा कोई और? ई पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बेटा ये भी लिख लो ई बी और ई सी। टेंजेंट फ्रॉम ई, ये हो गया बेटा। अब इसके बाद कोई और टेंजेंट भी दिख रहा? एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है बेटा? एल एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एल भी तो है, पर एल से दोनों साइड पे टेंजेंट नहीं बन रहा। तो बेटा दोनों साइड बनने चाहिए ना, यहां बन रहा है तो यहां भी बनना चाहिए था। और एम भी नहीं है, एफ तो सर्कल के अंदर बैठा है, एक्सटर्नल पॉइंट। हम लाइन क्या बोलते हैं? वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन, बाहर के पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट की बात हो रही है बेटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी कंस्ट्रक्शन क्या लिखनी है हमने? ज्वाइन ए एफ ए सी ए बी। ज्वाइन ए एफ ए सी, सॉरी ए एफ एफ सी और एफ बी। सेंटर से ज्वाइन कर दो तीनों को, एफ ए एफ सी एफ बी। बेटा क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं, जरूरी नहीं है मैं जिससे करवा रहा हूँ आपको भी उसी से ही आए। अगर आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे तो 2-3 तरीके और भी। ठीक है, जो भी अलग मेथड से करे चेक जरूर करवा लेना मेरे से। बेटा अभी क्या कर रहे हैं हम? सबसे इजी मेथड करेंगे। ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम। इस क्वेश्चन में कैसे किया था? बाय एस एस एस। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से हो जाएगा बाय एस 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 से। शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल सी एफ डी। बेटा अगर किसी सर्कल के क्वेश्चन में आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे होगे ना, तो 99% ट्रायंगल बाय एस 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 से ही हो जाते हैं, तो सोचा ही मत करो सर्कल में। तो एफ डी कॉमन,
और दूसरा क्या मिलेगा, ए एफ और एफ सी रेडियस, और तीसरा डी ए और डी सी टेंजेंट फ्रॉम डी। ठीक है। और जितने भी ट्रायंगल में आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे हमेशा यही रीजन आएंगे, कॉमन, रेडियस और टेंजेंट। तो ट्रायंगल ए एफ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी एफ डी के बाय एस एस से। तो इससे होने वाला बेनिफिट क्या है, अभी यहां ध्यान दो बेटा, यहां पे एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, तो इसे लिख लो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल कर दो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बेटा बाय सी पी सी पी। ऐसे ही सिमिलरली कर लिख के नीचे वाले ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट लिख दो। सिमिलरली ट्रायंगल बी ई एफ और सी ई एफ, बी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ई एफ के। बाय, अच्छा इसमें तो रीजन लिखने की जरूरत ही नहीं, सिमिलरली कर रहे हो तो इससे एंगल कौन कौन से इक्वल हो जाएंगे, 3 और 4। तो यहां नाम दे दो एंगल 3 और यहां नाम दे दो एंगल 4। ठीक है, लिखो 3 और 4 इक्वल, ये हो गया बेटा। बेटा एंगल 3 और 4 इक्वल हो गए। अब एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 आपस में इक्वल है, तो बेटा 1 2 3 4 का सम क्या होगा, 180, और रीजन लिखना को इंटीरियर एंगल। ठीक है। और बेटा एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के, और एंगल 3, लेकिन अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन से एंगल रखने हैं और कौन से हटाने हैं, आपको कौन सा एंगल प्रूव करना है, प्रूव दैट पे जाके देखो, एंगल डी एफ किस ट्रायंगल में आता, जिस ट्रायंगल में आता है उसमें कौन से एंगल यूज हो रहे हैं, 2 और 3। तो 2 और 3 को रोकना है, बाकियों को हटाना है, तो 1 को लिख लो 2 और 4 को लिख लो 3। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180, 2 जाके डिवाइड हो गया तो एंगल 2 प्लस 3 90 आ गया। और बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि 2 3 और एंगल 5 का सम कितना है, एंगल 2 3 और एंगल 5 का सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और ऐसा हो गया तो फिर आप 2 और 3 की जगह क्या पुट करोगे, 90, और एंगल 5 आ गया 90, और एंगल 5 का नाम क्या है, डी एफ पी। ये आपको प्रूव करना।